हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यू जो कि हमारे एचबीएससी बोर्ड के रहेंगे, जिसमें हम 2020 से लेकर 2025 तक में जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं केमिकल काइनेटिक्स के वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो इस सेशन के अंदर हम वो वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई, कि हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स से वाई में कन्वर्ट हो रहा है, फॉलोज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, और वो फॉलो कर रहा है थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमें इक्वेशन दी गई है कि मॉलिक्यूल एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, रेट इक्वेशन लिख लेते हैं। और रेट लॉ हमसे क्या कहता था, रेट लॉ हमसे कहता था कि कोई भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास में एक्स है, इस साइड वाला रिएक्टेंट होता है, और उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, वो हमें ऑर्डर के बारे में बताती है। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर की काइनेटिक्स कह रहा है, वो थर्ड ऑर्डर की काइनेटिक्स कह रहा है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हमसे वो क्या कहता है, हमसे कहता है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीज टू 3 टाइम्स, कि अगर x की कंसंट्रेशन हम 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें तब क्या होगा। तो देखो फिर हमारा दूसरा रेट बन जाएगा। अब रेट देखो, ये वाला तो हमारा पहला रेट था, ये हमारा सेकंड रेट बन जाएगा। सेकंड रेट में क्या होगा, रेट में अब हमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ऑर्डर तो हमारा सेम ही रहेगा, बस हमने कंसंट्रेशन 3 गुना कर दी। देखो पहले x थी, अब कितनी हो गई, 3 गुना हो गई। तो कहता है हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, तो ये वाई कितनी जल्दी बना सकेगा, कैसे रेट को बढ़ाएगा या रेट को घटाएगा। तो हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को खोल लेना है। तो देखो जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारा क्या लग जाता है, वहां पे रेट कांस्टेंट के लग जाता है। तो रेट वन को मैंने R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो के लग गया, और ये बन गया हमारा एक्स की क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम मान लेते हैं। सिमिलरली इसको भी ओपन करते हैं तो देखो रेट टू क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो रेट कांस्टेंट लग गया, और यहाँ पे देखो 3 की क्यूब कितना होता है, 27 होता है ना। 3 तिया 9, 9 98 तिया 27, 27 होगा, और एक्स की कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ज्यादा वाले को पहले वाले से मतलब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवाइड इक्वेशन 2/1। जब हम डिवाइड करेंगे 2 को किससे, 1 से, तो करके देखो, देखो R2 तो ऊपर आ जाएगा और R1 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू, अब क्या होगा, देखो ये ऊपर आएगा तो k, और ये है 27 एक्स की क्यूब, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा k एक्स की क्यूब, k एक्स की क्यूब। तो अब यहाँ पे जो कटता है उसे काट देंगे, तो देखो k से तो k कट गया हमारा, और x की क्यूब से x की क्यूब कट गया, बचा क्या, 27 बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर R1 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो देखो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी 27 R1। इसका मतलब जो हमारा सेकंड रेट आएगा ना, वो 27 गुना इंक्रीज हो जाएगा अगर हम कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं, 3 गुना इंक्रीज कर देते हैं। तो यही बात उसने पूछी थी कि ये अफेक्ट कैसे करेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई को। तो यहाँ पे क्या अफेक्ट हुआ कि जो वाई बनने की जो क्षमता है ना, वो 27 गुना बढ़ जाएगी, उसका रेट 27 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आपने सॉल्व करना था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि कोई कैटलिस्ट है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, और ये हमारा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज ही करता है, विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, और वो खुद में बिना कोई चेंज लाए बिना रिएक्शन को क्या कर देता है, उसकी स्पीड अप कर देता है, उसको बढ़ा देता है। तो पहला असर्शन तो क्या है, बिल्कुल ट्रू है, यानी ये बात तो बिल्कुल सच कही है भाई इसने, है ना। अब दूसरी बात देखते हैं, रीजन क्या कहता है कि ए कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिब्स एनर्जी और डेल जी ऑफ द रिएक्शन। कहता है कि जो कैटलिस्ट है वो गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं डालता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है ना, देखो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, ये देखती है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, वो कितना, जो हमारी एनर्जी है उससे हम कितना यूजफुल वर्क कर पा रहे हैं, उसे कैलकुलेशन करने के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो गिब्स जो एनर्जी है ना, वो केवल किस पे क्या देखती है, वो केवल देखती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बना है, बस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बना है, यानी इनिशियल स्टेज क्या थी और फाइनल स्टेज क्या थी, बस इसको देखती है वो। ये कैसे बना, क्यों बना, कितनी स्पीड में बना, ये गिब्स फ्री एनर्जी नहीं देखती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है कि कैटलिस्ट गिब्स फ्री एनर्जी पे कोई फर्क नहीं डालता, तो ये तो बिल्कुल ट्रू बात है। लेकिन ये जो रीजन है ना, ये असर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता है। तो यहाँ पे आप बात क्या बताएंगे, आप बताएंगे
कि जो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों के दोनों तो ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एसर्शन को, ये सिर्फ ये बताता है कि उसको अफेक्ट नहीं करेगा कैटेलिस्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, ये इसमें कहता है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास में क्या है, कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और उसको कंप्लीट, मतलब ये क्या कहता है, टेक्स 40 मिनट, वो 40 मिनट लेता है 90% डिकम्पोजिशन होने के लिए। जैसे मान के चल रहा हूँ मेरे पास में कोई रिएक्शन है कि ए से क्या हो रही है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो 90% हो रहा है 40 मिनट में। तो आपने कैलकुलेट करना है रेट कॉन्स्टेंट की। तो देखो रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन पता होने चाहिए। और फर्स्ट ऑर्डर की हमारी इक्वेशन क्या थी, तो फर्स्ट ऑर्डर की हमारी इक्वेशन थी कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड में रिमेनिंग कंसंट्रेशन। यहाँ पे आप आर भी लिख सकते हैं भाई, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये बताता है इनिशियल कंसंट्रेशन को, ये बताता है फाइनल कंसंट्रेशन को। तो हमसे k की वैल्यू पूछी और हमें वैल्यूज क्या दी गई हैं, देखो t दे दिया उसने, टाइम दे दिया हमें 40 मिनट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 2.303 अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा 40 और लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी है, तो कह रहा है कि 90% डिकम्पोज हो चुका है 40 मिनट में। तो अब मान के चलो अगर मेरे पास में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 100 थी, मान के चल रहा हूं अगर मेरे पास में इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या बचेगी। आप 100 में से क्या करेंगे, 100 में से 90% डिकम्पोज हो चुका है, यानी 100 में से 90 जा चुका है, तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। तो यहाँ पे इनिशियल मान लेते हैं 100, तो देखो हमने ऊपर 100 लिख दिया और रिमेनिंग मान लेते हैं कि कितना बचा है, 10 बचा है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। अब देखो 0 से तो 0 कट जाएगी और log 10 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, है ना। तो यहाँ पे ये सारी टर्म सॉल्व हो गई है, बचा क्या, तो k बच गया 2.303 अपॉन में 40। और जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0576 पर मिनट। और पर मिनट क्या होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है पर मिनट या फिर पर सेकंड। तो आपने ये बात भी याद रखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो या तो पर मिनट होगी या पर सेकंड। तो हम मिनट में लेके चले थे इसलिए पर मिनट कर दिया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आपने एक्सप्लेन करना है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है और रेट लॉ क्या होता है। तो देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को समझते हैं सबसे पहले हम। देखो मान के चलते हैं कि मेरे पास में कोई बीकर है, मैंने उसके अंदर क्या कर दिया, 2 रिएक्टेंट डाल दिए ए और बी। अब वो क्या करेंगे, वो आपस में कोलाइज करेंगे, कोलिजन करेंगे। कोलिजन करने के बाद में वो क्या बनाएंगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम उसे कहते हैं जब कोई हमें गिवन वॉल्यूम दिया गया है और उसके अंदर जो रिएक्टेंट पार्टिकल हैं वो कितनी स्पीड में आपस में टकरा रहे हैं 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर, उसी को बोलते हैं उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो देखो क्या बताएंगे आप कि द नंबर ऑफ कोलिजन, कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं अकरिंग बिटवीन रिएक्टिंग पार्टिकल्स, की जो रिएक्टिंग पार्टिकल हैं उनके बीच में कितने कोलिजन हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम के अंदर इन ए गिवन वॉल्यूम, जो हमें वॉल्यूम दिया गया है वो कहलाती है उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कि गिवन वॉल्यूम के अंदर 1 यूनिट टाइम के ऊपर कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, वही होगी हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फर्दर वो कहता है कि मोर कोलिजन्स, कि जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे जनरली इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्पीड ऑफ द रिएक्शन होगी, यानी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी उतनी ही ज़्यादा। तो ये आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वो कहता है कि हाफ लाइफ पीरियड बताओ। तो हाफ लाइफ पीरियड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखो हाफ का मतलब आधी, लाइफ का मतलब जिंदगी गुजर चुकी है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा कि जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका होगा या डिकम्पोज हो चुका होगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, वही उसकी हाफ लाइफ पीरियड होगा। तो आप क्या बताएंगे इसमें कि द टाइम रिक्वायर्ड, कि ये वो टाइम होता है जिसकी ज़रूरत होती है फॉर हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि जिसके अंदर इनिशियल अमाउंट कह लो या रिएक्टेंट की जो शुरुआती कंसंट्रेशन है टू रिएक्ट, वो आधी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, रिएक्ट हो जाएगी उतने समय में। तो उसे हम कहेंगे उसका हाफ लाइफ पीरियड। कि आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया, तो आधा रिएक्टेंट कब तक रिएक्ट होगा, आधे लाइफ टाइम के ऊपर रिएक्ट होगा। और पूरा कब होता, पूरे लाइफ टाइम के ऊपर रिएक्ट होता। तो इसने हाफ लाइफ पूछा है, तो वो कहलाएगा हमारा हाफ लाइफ पीरियड। और इसे डिनोट किया जाता है टी हाफ के द्वारा, ठीक है। तो ये आप इसकी डेफिनेशन बताते हैं।
नेक्स्ट है हमारा रेट लॉ क्या कहता है। तो देखो रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ जैसे अभी अभी हमने पहले भी बताया था कि मान के चलते हैं कि मेरे पास में कोई रिएक्शन है A प्लस में B और ये कन्वर्ट हो रही है C प्लस D के अंदर। तो रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि जितने भी रिएक्टेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो A की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में B की कंसंट्रेशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K लग जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ B। और इनकी जो पावर होती है ना वो इनके स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी अगर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में होता तो क्या पता यहाँ पे इसकी पावर 1 हो या नहीं भी हो, तो हम यहाँ पे m और n लिख देते हैं, या फिर आप अल्फा और बीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही होता है हमारा रेट लॉ। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो आप लिखेंगे कि इट स्टेट्स दैट, ये स्टेट करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ईच रेज देयर पावर, और हर एक की जो पावर होगी विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द कॉफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो उनके कॉफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये था हमारा रेट लॉ, इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कैसे डिटरमाइन करी जा सकती है। तो यहाँ पे इसने ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले, तो ऑप्शन को तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था। तो हमारा फॉर्मूला था कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाली जाती है, लॉग ऑफ K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R मल्टीप्लाई में 1/T1 माइनस 1/T2। और ये किसने दी थी, डिफरेंट टेम्परेचर के लिए अर्हेनियस इक्वेशन ने दी थी। तो ये है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे K2 क्या है, K2 है रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड रिएक्शन, K1 है रेट कांस्टेंट फॉर वन रिएक्शन, और EA है एक्टिवेशन एनर्जी जो कि उसने पूछी है कि कैसे निकाली जाती है। तो इस फॉर्मूले की मदद से ये वैल्यू निकाली जाती है। R होता है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314, और T1 और T2 हमारे डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है, जहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स दिखे वही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले कहता है कि डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो हम 298 केल्विन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे तो है ही नहीं है ना, डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में कहता है कि डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर। हाँ ये हो सकता है कि हम रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करते हैं 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 भी हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने आंसर्स देखने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, हमें एक रिएक्शन दे दी A+2B और ये कन्वर्ट हो रही है C के अंदर, इज फाउंड टू बी दिस। यानी देखो हमें रेट लॉ दे दिया है। रेट लॉ क्या दिया है कि इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन ऑफ B। ये हो गया हमारा रेट लॉ। फिर वो कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ B रिएक्टेंट इज डबल्ड। जो B की कंसंट्रेशन है वो हम डबल कर देते हैं, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट, और A की कंसंट्रेशन को हम सेम रखते हैं। यानी देखो ये तो रेट 2 हो गया, नहीं सॉरी ये रेट 1 हो गया। अब हम रेट 2 के लिए क्या करते हैं, रेट 2 के लिए वो कहता है कि B की कंसंट्रेशन क्या कर दो, डबल कर दो, और A की क्या रहने दो, सेम रहने दो। अब क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी। तो ये बताओ कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों रेट लिखे, लेकिन क्या मैंने रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज की, वो तो मैंने सेम टू सेम K लिखी है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि कंसंट्रेशन में आप कुछ भी चेंज करो, कंसंट्रेशन में आप कुछ भी चेंज करो, ये रेट कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। केवल जो रेट कांस्टेंट है वो किससे अफेक्ट होता है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अफेक्ट कर दी जाती है जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। कहता है कि हमारे पास में कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, और कहता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 0.03 मोलर से 0.02 मोलर में चेंज हो जाती है। यानी अगर मैं देखूं तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी R1 कितनी थी हमारे पास में, 0.03 थी,
ये तो थी हमारे पास में इनिशियल कंसंट्रेशन, और फाइनल कंसंट्रेशन यानी R2 कितनी हो गई है, तो कहता है 0.02 मोलर हो चुकी है, हो गई। कहता है कि ये कितने समय में हुई है, तो ये हुई है 25 मिनट के अंदर, यानी हमें टाइम की वैल्यू दे दी इसने 25 मिनट। फर्दर वो कहता है कि कैलकुलेट करो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम इन मिनट। कहता है कि टाइम जो है वो मिनट में ही रहने देना है और आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो देखो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते थे, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते थे, देखो ROR का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, ये निकालते थे हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन टाइम कह लो या पर यूनिट टाइम आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज होना, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, घटती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे साइन लगा देते थे माइनस का, ये हम लगा देते थे। तो अगर मैं चेंज इन कंसंट्रेशन निकालूंगा तो कंसंट्रेशन कैसे चेंज होती है, यानी फाइनल कंसंट्रेशन में से हम क्या करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम घटा देते हैं, यानी R2 माइनस R1 हम कर देंगे इस तरीके से। और डिवाइड में हमारा टाइम एज इट इज़ है, तो टाइम कितना है हमारा 25 मिनट, तो यहाँ पे हम 25 मिनट पुट कर देंगे। तो देखो क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, तो माइनस साइन एज इट इज़ है, ब्रैकेट लगा दिया हमने। R2 की वैल्यू थी 0.02 माइनस R1 की वैल्यू थी 0.03 और डिवाइड में था हमारे पास में 25 मिनट। अब जब हम इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, माइनस बाहर है, और इसे करेंगे सॉल्व तो आएगी -0.01, ये आ गया, डिवाइड में 25 है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 0.01 डिवाइड में 25, और 0.01 को क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। देखो एक के नीचे क्या हो जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे तो ये बन गया 1/100, और मल्टीप्लाई में क्या है 25 है। अब हम जब एक को 25 से सॉल्व करेंगे तो देखो एक को डिवाइड करना 25 से, तो शुरुआत में तो नहीं चलेगी, यानी हमें 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट आ गया, फर्दर नहीं चली, फिर से एक 0 लगाएंगे तो 1 0 लगाएंगे तो 0 हो गया, तो यहाँ पे तो 100 बन चुका होगा, और 25 चौके 100 यानी 4 पे कट जाएगा, और डिवाइड में हमारा 100 एज इट इज़ रहेगा। अब इसे 0.04 को क्या लिख सकते, अब 0.04 को क्या लिख सकते हैं, तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बच जाएगा, 0.04 को हम लिख सकते हैं 4/100, ये हमने लिख दिया, और मल्टीप्लाई में 100 एज इट इज़ पहले था, तो ये हमने 100 और लिख दिया। अब यहाँ पे 100 को 10 की पावर 2 और 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो टोटल यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4/10 की पावर 4 बच जाएगा। तो 10 की पावर 4 अगर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -4 आ जाएगी, तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -4, और यूनिट हमारी रह जाएगी पर मिनट। तो ये हो जाता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो यही उसने हमसे पूछा था, सॉरी पर मिनट नहीं रहेगी, ये रहेगी मोल पर लीटर पर मिनट। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, तो आप बताएंगे, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर मिनट। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, देखो मोल, सॉरी एक सेकेंड, यूनिट आप लिख देंगे यहाँ पे मोल पर लीटर पर मिनट, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब हम इससे अलग करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2, हमसे पूछ रहा है कि टाइम निकालो कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा SO2Cl2 को टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इट्स 60 मिनट। कहता है कि मेरे पास में SO2Cl2 है और इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ। तो डिकम्पोज करने के लिए मैं इसको, अगर मुझे आधा डिकम्पोज करना है, हाफ डिकम्पोज करना है, तो उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो 60 मिनट लग रहा है, यानी ये क्या आ गया, ये टी हाफ की वैल्यू आ गई मेरे पास में, ठीक है 60 मिनट। फिर वो कहता है इफ़ द डिकम्पोजिशन इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो, तो कैलकुलेट करो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, तो फार्मूला हमारे पास में ये होता है कि K = 0.693 अपॉन में टी हाफ। तो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू हमें दे रखी है, हमने 60 पुट की, जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया ये हमारा आंसर आ गया, और यूनिट हमारी क्या रहेगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर मिनट रहेगी। तो सीधा फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था, इस तरीके से आपने करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, सो दैट आपने शो करना है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन। कहता है कि आपने शो करके दिखाना है कि जो टाइम रिक्वायर्ड है 99% कंप्लीशन का और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले ऑर्डर की रिएक्शन का, इज ट्वाइस, वो दुगना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%। कहता है 99% का जो टाइम है वो दुगना है किसके, 90% कंप्लीशन के।
तो आपने क्या करना है, ये बात प्रूव करके दिखानी है आपने इसको। ये बात उसने हमसे पूछी है और रिएक्शन किस ऑर्डर की दे रखी है, तो उसने हमें रिएक्शन दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर की। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो टाइम टेबल लेके चलूंगा। देखो पहले तो मैं किसके लिए निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा T99 के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन मुझे पता है। तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में K और लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड में रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये होता है मेरे पास में। तो आपने निकालना है T99 के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं T99 के लिए निकालता हूँ। तो T99 के लिए क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में K और लॉग ऑफ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में मान लेता हूँ 100, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बची है, तो देखो 99 के लिए निकाल रहे हैं, तो 100 में से 99 अगर जाएगा तो बचेगा कितना, एक ही बचेगा। तो आप यहाँ पे 100 में से 99 माइनस करेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे एक। तो वैल्यू क्या आ गई, देखो T99% के लिए ये आ चुकी है 2.303 अपॉन में K, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे लॉग ऑफ, इसमें देखो ये तो एक ही बचेगा, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, 2, अब ये पावर आगे आ जाएगी क्योंकि लॉग लगा हुआ है, तो 2 पावर आगे आएगी, तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, लॉग 10 की वैल्यू तो 1 हो जाती है। तो मैं अब ये पावर क्या करता हूँ, आगे ले आता हूँ। तो देखो मैं इसे काट देता हूँ और ये 2 पावर क्या करूँगा, आगे ले आऊँगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा मल्टीप्लाई में 2 हो गया। अब देखो, अब ये तो निकल गया T99 के लिए, अब मैंने निकालना है T90 के लिए। तो देखो T90 के लिए कैसे निकालेंगे आप, तो T90 के लिए भी सेम फार्मूला यही लगाएंगे आप कि 2.303 अपॉन में K और लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, तो यहाँ पे भी इनिशियल कितनी मानोगे आप, 100 ही मानोगे, लेकिन डिकम्पोज कितना हुआ है, 90 हुआ है। तो 100 में से अगर 90 चला गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ पे 100 में से 90 घटाओगे तो 10 ही बचेगा, तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है। अब 0 से 0 कट जाएगी, बचेगा क्या, लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू मुझे पता है एक ही होती है। तो यहाँ पे T90 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो T90 की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन में K, ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसको इक्वेशन नंबर नाम मान लो 1, इसको इक्वेशन नंबर नाम मान लो 2, और क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे हम कर देते हैं, एक सेकंड मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से। देखो क्या हो जाएगा, T99% अपॉन में T90% हो गया। होने के बाद में अब ऊपर क्या बच जाएगा, T99 की वैल्यू क्या है, 2.303 मल्टीप्लाई में 2, ये हो गया, और डिवाइड में है K। और इसको अगर हम डिवाइड में करेंगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। तो देखो K ऊपर चला गया और नीचे आ जाएगा 2.303 हो गया। अब देखो K से तो K कट गया, 2.30 से 2.303 कट गया, यहाँ पे बचा क्या, 2 बच गया, और T90% वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो T99% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में T90%। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। देखो तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है फॉर द गिवन रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, तो आपने ये बताना है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ऑर्डर आप किससे पता लगाएंगे, ये जो यूनिट लिख रखी है ना, इससे पता लगाएंगे। और यूनिट क्या लिख रखी है यहाँ पे, लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये यूनिट लिख रखी है। तो यहाँ पे यूनिट निकालने का एक फार्मूला है हमारे पास में। देखो फार्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है कि आप क्या करेंगे, के की यूनिट निकालने के लिए मोल पर लीटर और ब्रैकेट में 1 माइनस एन और पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो एन लिख रखा है ना, एन क्या होता है, एन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मान के चलते हैं कि मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, अगर मैं 1 पुट कर दूँ, तो यहाँ पे देखना मैं मान के चलता हूँ कि क्या पता ये रिएक्शन किसकी हो, फर्स्ट ऑर्डर की हो। तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, और इसमें ब्रैकेट में आ जाएगा, ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1, क्योंकि 1 लेके मान रहे हैं तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, और पर सेकेंड ये हो गया। तो 1 से 1 गया 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 मतलब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या बची, पर सेकेंड। इसका मतलब ये वाली जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है ये फर्स्ट ऑर्डर की तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो 1 माइनस 2 और पर सेकेंड, ये हो गया। तो देखो 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो -1 लिखो। देखो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर
और की पावर -1 और पर सेकंड। तो देखो -1 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये तो पर मोल बन जाएगा, और -1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी तो प्लस बन जाएगा। तो लीटर और ये पर सेकंड एज इट इज़ है। तो इसने हमें क्या दिया है, देखो लीटर लीटर है, देखो पर मोल दिया गया है, पर मोल आ गया, पर सेकंड दिया गया है, पर सेकंड आ गया। इसका मतलब ये जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है वो कौन से ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रख लेना है, इसके आधार पे ऑर्डर पुट करते जाओ, आपकी वैल्यू आती जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का दिया गया है। तो इसने हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है और इसकी यूनिट जो हमें दे रखी है आपकी बार पर सेकंड दी है, और हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो हमने अभी अभी निकाला था, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि जब हमने n की वैल्यू 1 पुट करी थी ना यहाँ पे, तो क्या यूनिट आई थी हमारी, पर सेकेंड आई थी। तो यहाँ पे अगर पर सेकेंड यूनिट है तो रेट, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, तो ऑर्डर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफाइन कैटेलिस्ट। आपने कैटेलिस्ट को डिफाइन करना है और एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करना है। तो हमने क्या बताया था कि कैटेलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और खुद कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन के अंदर। तो आप क्या लिखेंगे कि ए कैटेलिस्ट इज ए सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस होता है दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो रेट बढ़ा देता है रिएक्शन का, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, और खुद में बिना कोई चेंज लाए रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। ठीक है, तो उसे आप क्या कह देंगे, कैटेलिस्ट कह देंगे। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पे देखो आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एनर्जी लिख रखी है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने रिएक्शन रिएजेंट लिख रखे हैं। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे देखो सिंपल सा मैं बना के भी दिखाता हूँ, ये सेम तरीके से मान के चलते हैं कि रिएक्टेंट हमारा यहाँ पे था और प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बनना है, तो इस तरीके से ये बनेगा, है ना। तो रिएक्टेंट के पास में इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास में क्या थी, पहले से थी, लेकिन अब रिएक्टेंट को क्या चाहिए है, इतनी एनर्जी और चाहिए है कि ये यहाँ से इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके और यहाँ पे प्रोडक्ट बना सके। तो ये जो एनर्जी होती है ना, जिसमें इसे क्रॉस, ये जो एनर्जी बैरियर है इसे क्रॉस करना पड़ेगा, तो इस एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या हो गई, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए थी ताकि वो किस में बदल सके, प्रोडक्ट में बदल सके। तो आप क्या लिखेंगे, देखो कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है दैट इज रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए होती है टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, ताकि केमिकल रिएक्शन चले और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो यहीं पे हमने देखो इसी तरीके से बता रखी है कि रिएक्टेंट था, ये पहले एनर्जी, देखो ये वाला जो ग्राफ है प्रोडक्ट में, तो ये वाली थी एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर कैटेलिस्ट डाल देता हूँ, देखो पहले रिएक्टेंट जा रहा था इस तरीके से, ये इस तरीके से एनर्जी बैरियर वो क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था, तो ये तो हो गया विद कैटेलिस्ट। लेकिन जैसे ही मैंने कैटेलिस्ट डाला उसने एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दी, कम कर दी। तो ये वाला जो दूसरी वाली जो लाइन है ये किसकी है, ये है जब हमने कैटेलिस्ट डाल दिया। तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है हमारा कैटेलिस्ट का काम। तो इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको यहाँ पे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन दी गई है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी गई है, और वो 40 मिनट लेता है 30% डिकम्पोजिशन के लिए। आपने निकालना है हाफ लाइफ पीरियड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिख लेनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, देखो ये इक्वेशन होती है कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में रिमेनिंग कंसंट्रेशन। देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में रिमेनिंग कंसंट्रेशन। आप ये भी लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं, बात दोनों सेम ही है, ठीक है। अब वो कहता है कि 30% क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, और या इसका मतलब क्या है, 70% रह गया है ना। तो यहाँ पे देखो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, 100 में से 30 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका मतलब रिमेनिंग रहेगी 70, है ना। तो यहाँ पे 70 पुट कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 पुट कर देंगे। देखो ये पुट कर रखा, यहाँ पे 100 पुट कर दिया, यहाँ पे 70 पुट कर दिया। और टाइम की वैल्यू क्या कह रहा है, टाइम की वैल्यू कह रहा है 40। तो ये सारी इक्वेशन पुट करने के बाद में हम क्या निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे 2.303 अपॉन में 40 रह गया। जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास में रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई।
अब हमने पहले रेट कांस्टेंट क्यों निकाला, क्योंकि इसने मुझसे हाफ लाइफ पूछी थी और हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। तो यहाँ पे के क्या है, के है रेट कांस्टेंट, तो इसीलिए मैंने ये वैल्यू पहले निकाली। तो आपने ये वैल्यू निकालने के बाद में कहाँ पुट कर देनी है, इस के स्थान पे पुट कर देनी है, पुट कर दी। पुट करने के बाद में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गई आपकी टी हाफ की वैल्यू। तो फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, इस तरीके से आप करेंगे, फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने क्या करनी है, हाफ लाइफ निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जिसके लिए आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। देखो ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ना, वो दे रखी है के की, रेट कांस्टेंट की। तो अभी अभी बताया आपको फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। यहाँ पे के की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 200 पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे तो ये टी हाफ की वैल्यू आ गई। यूनिट आपकी सेकंड में रहेगी, अगर सेकंड में दे रहा है तो सेकंड में रहेगी, मिनट में देता तो मिनट में रहती, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ गिवन रेट कांस्टेंट। उसने हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और आपने ऑर्डर बताना है कि इस रेट कांस्टेंट कौन से ऑर्डर की रिएक्शन का है। तो यूनिट क्या दी है हमें, लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो इसको निकालने का मैंने अभी अभी आपको तरीका बताया था। आपके पास में फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन और पर सेकेंड। यहाँ पे एन की जगह पे वैल्यू पुट करते जाओ, जो भी यूनिट आती है वही क्या हो जाएगी, उसके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो एन क्या है, हम मान के चलते हैं कि एन है यहाँ पे 2, यानी ये हम मान लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो सेकेंड ऑर्डर की हमने रिएक्शन मान ली, तो एन की जगह पे 2 पुट करके देखो मोल पर लीटर, यहाँ पे 1 माइनस 2 पुट करोगे पर सेकेंड। देखो 1 में से 2 गया, कितना बच जाएगा, -1 बचेगा। तो मोल पर लीटर -1 पर सेकेंड। अब देखो -1 यहाँ पे होगा तो पर मोल हो जाएगा ये तो, और माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो लीटर बन गया और ये पर सेकेंड एज इट इज है। तो इसने क्या दिया था, देखो पर सेकेंड है, पर सेकेंड है, पर मोल है, पर मोल है, लीटर है, लीटर है। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये हो जाएगी हमारे सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफाइन करनी है आपने एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी मैंने अभी अभी बताया एक ग्राफ के माध्यम से कि मान लेते हैं कि मेरे पास में रिएक्टेंट यहाँ पे था और रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे जाना है। तो रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए है इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, है ना। ये वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी है। तो रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए इसको क्रॉस करने के लिए। तो ये जो जरूरत पड़ रही है ना एनर्जी को, इसी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आप क्या बताएंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये मिनिमम अमाउंट होती है एनर्जी की रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा जरूरी होती है टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, ताकि कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सके। तो इस तरीके से आपने डिफाइन करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय स्लो स्टेप। कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो स्लो स्टेप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो उस स्लो स्टेप को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि उस स्लो स्टेप को कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये भी बार बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो आपने याद रखना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम उसे बोलते हैं, स्लो स्टेप को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, कि आप रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी से क्या समझते हैं। तो देखो मान के चल रहे हैं कि मेरे पास में कोई रिएक्शन है, मान लिया कि A प्लस में B किस में कन्वर्ट हो रहा है, C में कन्वर्ट हो रहा है। तो मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वही होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। तो देखो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक तो A है दूसरा B है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। तो इस तरीके से आपने बताना है देखो कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ये क्या कहलाती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कहलाती है इन्वॉल्व्ड इन ए सिंपल एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री कहलाता है कि पहले स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाद वालों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, देखो इसने एग्जांपल से समझाया हमें कि 2NO ऑक्सीजन से मिलकर 2NO2 बनाते हैं। तो यहाँ पे NO के तो 2 मॉलिक्यूल हो गए और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। देखो इसके स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखना है हमने, तो ये तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो रिएक्शन इन्वॉल्व 3 मॉलिक्यूल, सो इट्स मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टी हाफ फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ, देखो ये हमारे पास में कोई सब्सटेंस है, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई नहीं मिली थी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका वो 2020 में आया हुआ था, शायद 2019 में, तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में थोड़ी गड़बड़ी हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है आपका, तो किसी कंपाउंड के डिकम्पोजिशन की हाफ लाइफ उसने दे दी हमें 60 मिनट, यानी टी हाफ की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है कितनी है, 60 मिनट है। फिर वो कहता है इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसने हमें ऑर्डर भी बता दिया रिएक्शन का कि फर्स्ट ऑर्डर है, देन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, तो आपने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला पता है कि 0.693 अपॉन में टी हाफ, अगर हाफ लाइफ दे रखी है। देखो इसका फॉर्मूला होता है, टी हाफ का फॉर्मूला आपका होता है 0.693 अपॉन में के, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो मुझे उसने क्या पूछा है, उसने मुझसे पूछा है कि रेट कांस्टेंट, तो के हम इधर ले जाएंगे और ये बन जाएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ। तो यही फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो टी हाफ की यहाँ पे वैल्यू पुट करी 60, सॉल्व किया, हमारे पास में आंसर आ गया, और पर मिनट यूनिट हो जाएगी क्योंकि मिनट के अंदर हमने सॉल्व किया है। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है किसी रिएक्शन के लिए, और यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया 500 केल्विन और 700 केल्विन। देखो दो टेम्परेचर दे रखे हैं, एक तो T1 हमें दे दिया 500 केल्विन टेम्परेचर, और दूसरा हमें जो T2 दिया गया है वो दे दिया 700 केल्विन टेम्परेचर। और इसके लिए हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, कि T1 टेम्परेचर के ऊपर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है यानी K1 की वैल्यू है वो है 0.02, और K2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 0.07, 0.07 ये वैल्यू दे रखी है। आपने कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए जो इक्वेशन दी गई थी वो अरहेनियस ने दी थी। तो यहाँ पे देखो लिख रखा है कि वी यूज द अरहेनियस इक्वेशन फॉर टू टेम्परेचर, दो टेम्परेचर के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। ये है log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू E A अपॉन में 2.303 R इंटू में 1/T1 माइनस 1/T2। तो देखो यहाँ पे K2 की वैल्यू उसने दे रखी है, हमें K1 की वैल्यू दे रखी है, देखो ये दे रखी है K2 K1 की वैल्यू। एक्टिवेशन एनर्जी उसने हमसे पूछ रखी है कि ये आपने निकालनी है। R क्या होता है, R होता है हमारा गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू होती है। T1 की वैल्यू दे रखी है, T2 की वैल्यू दे रखी है, तो सारी वैल्यूज हमें दे रखी हैं। यहाँ पे हमने दोबारा से सारी गिवन वैल्यूज लिख रखी हैं, तो इन वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट करना है और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखो किस तरीके से आप करेंगे। देखो K2 की जगह पे हमने K2 की वैल्यू पुट कर दी, K1 की जगह पे K1 की वैल्यू पुट कर दी, EA एज इट इज है, 2.303 एज इट इज है, मल्टीप्लाई में R की वैल्यू हमने पुट कर दी, 1/T1 की वैल्यू पुट कर दी, 1/T2 की वैल्यू पुट कर दी। इसे हमने सॉल्व करना शुरू किया, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.5, और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.14 आ जाएगी। यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 500 मल्टीप्लाई में 700 हो गया, तो यहाँ पे काटेंगे तो 700 माइनस 500 हो जाएगा। इसे सॉल्व किया तो 200 बटे में इससे इतनी वैल्यू आ गई इसकी, और इसे आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाती है। फर्दर हमने यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू वहाँ पे मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, देखो ये भी मल्टीप्लाई में चली गई, ये भी मल्टीप्लाई में चली गई, डिवाइड में रह जाएगा 200, तो ये 200 आ गया। जैसे ही आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किलो जूल पर मोल के अंदर। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे कहता है कि अंडर व्हाट कंडीशन, कि ऐसी वो कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर बायोमोलिकुलर रिएक्शन बिहेव्स काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनके ऊपर बायोमोलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लग जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है, क्या बताएंगे आप, कि ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन बिहेव्स काइनेटिकली एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लग जाएगी। कब करेगी, जब वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। कहता है कि जब दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट किस में प्रेजेंट होगा, ज़्यादा एक्सेस के अंदर प्रेजेंट होगा, सो इट्स कंसंट्रेशन रिमेन अफेक्टिवली कांस्टेंट। तो दूसरे वाले की जिसकी लार्ज कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान। इन केस, और इस केस में इस रिएक्शन को कहा जाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती हैं, ऐसी रिएक्शन जो होती हायर ऑर्डर की हैं लेकिन कुछ कंडीशंस के दौरान वो क्या हो जाती हैं, लो ऑर्डर शो करने लग जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल बता दिया, देखो हमने यहाँ पे हमने एस्टर ले लिया है, एस्टर का फार्मूला है CH3COO-C2H5, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमें एक एसिटिक एसिड देता है और एक हमें एल्कोहल दे देता है। तो कहता है कि यहाँ पे जब आप इसका रेट देखेंगे ना, तो रेट कितना होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था K, और एस्टर की कंसंट्रेशन
मल्टीप्लाई में वाटर की कंसंट्रेशन। तो इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए था, इसका 1 और इसका 1, तो यहाँ पे ऑर्डर देखोगे तो ऑर्डर क्या होता है, इनका जोड़ होता है ना, पावर्स का क्या होता है, जोड़ होता है। तो 1 + 1 यहाँ पे ऑर्डर तो 2 देखने को मिल रहा है मुझे, लेकिन कहता है कि अगर मैं वाटर की कंसंट्रेशन एक्सेस के अंदर ले लूँ तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, अनअफेक्ट करती है, किसी भी उसको रेट को अनअफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे जो रेट होगा ना लार्ज कंसंट्रेशन के ऊपर, वो केवल एस्टर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो अब जो ऑर्डर रह गया, ऑर्डर कितना रह गया, ऑर्डर तो 1 रह गया इसका, है ना। तो ऑर्डर तो 1 रह गया, तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि वाटर इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, वाटर हमने ज्यादा एक्सेस में ले लिया, सो इट्स कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज अप्रिसिएबली, तो इसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट नहीं होती है, ना ही हम इसको चेंज मानते हैं। हैंस द रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, तो इसीलिए अब जो कंसंट्रेशन है वो इस इथाइल एसीटेट के ऊपर डिपेंड करेगी, और इसे ही हम एस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड द रिएक्शन सोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, और वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लग जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। यहाँ पे हमने सारे के सारे एचबीएससी के 2020 से लेकर 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन आए हैं काइनेटिक्स के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आशा है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए हमारे पीडीएफ, ताकि हम इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।